हेलो नमस्कार दोस्तों। सरोकार शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। आज अपन हिंदी की सबसे पहली क्लास पढ़ेंगे। वो सबसे पहले अपन 3 शब्दों के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले अपने सामने शब्द आता है अपना हिंदी शब्द। सबसे पहले अपने सामने शब्द आता है हिंदी। इसके बाद अपना सेकंड शब्द आएगा, वो अपन सेकंड शब्द पढ़ेंगे भाषा। इसके बाद अपना थर्ड शब्द आएगा, वो आपका आएगा व्याकरण। व्याकरण। सबसे पहले अपन बात करते हैं हिंदी शब्द की। जो अपना हिंदी शब्द है वो हिंद मूल शब्द व ई प्रत्यय से मिलकर बना है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अपने हिंदी शब्द के यदि अपन विश्लेषण करें, विच्छेद करें, तो हिंदी शब्द में अपना हिंद मूल शब्द और अपना ई प्रत्यय होता है। ई प्रत्यय। हिंद तो क्या है, अपना मूल शब्द है। यानी आपको याद रखना है कि हिंद तो अपना मूल शब्द है। हिंद मूल शब्द, हिंद मूल शब्द वह ई आपका क्या है, प्रत्यय है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना यही आता है कि हिंदी शब्द है वो हिंद मूल शब्द व ई प्रत्यय से मिलकर बना है। यदि अपन हिंदी शब्द की शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हिंद प्रदेश से संबंधित। हिंद, हिंद प्रदेश से, हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हिंद प्रदेश से संबंधित। कौन से प्रदेश से संबंधित? हिंद प्रदेश से संबंधित। यानी जिसका संबंध हिंदुस्तान से, हिंद प्रदेश से है, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। लेकिन अपनी जो हिंदी भाषा है वो एक अपने राजभाषा है। कैसी भाषा है? राजभाषा। जो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो अपन सबसे पहले हिंदी शब्द की बात करते हैं। तो ये हिंदी शब्द है वो हिंद मूल शब्द व ई प्रत्यय से मिलकर बना है। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं हिंदी शब्द। अगला क्वेश्चन आता है अपना हिंदी शब्द। हिंदी शब्द, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। तो अपने को कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हिंदी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो अपना हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद अभी अपन पढ़े कि हिंदी शब्द में हिंद मूल शब्द है। हिंदी शब्द में मूल शब्द कौन सा है? हिंद। प्लस प्रत्यय कौन सा आपका? ई प्रत्यय है। तो यहाँ पर हिंद क्या है अपना? तो हिंद अपना है शब्द है। हिंद अपना क्या है? शब्द है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है वो अपना प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? तद्धित प्रत्यय। यानी कहने का मतलब है कि हिंदी में प्रत्यय तो ई प्रत्यय है, लेकिन यदि प्रत्यय की परिभाषा पूछे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय की परिभाषा है कि वे शब्द जो किसी धातु या शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे अपन प्रत्यय कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो प्रत्यय है या तो धातु के पीछे लगते हैं या फिर ये शब्द के पीछे लगते हैं। तो इसके आधार पर अपने प्रत्यय के यदि प्रकार पूछे तो हिंदी में प्रत्यय के प्रकार भी कितने होते हैं अपने? 2 प्रकार होते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? 2। जिसमें 1 नंबर पे अपना आता है, पहला आता है कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आता है? कृत प्रत्यय। और दूसरा अपना आता है इसमें सेकंड नंबर पे आता है, वो अपना सेकंड नंबर पे प्रत्यय आता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। यानी कहने का मतलब यह है कि अपने प्रत्यय के भी 2 भेद होते हैं। पहला तो कृत प्रत्यय और दूसरा होता है अपना तद्धित प्रत्यय। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो देखो अपने जो कृत प्रत्यय की यदि अपन बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 नंबर पे। 1 नंबर पे आता है अपना कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय। तो इसकी परिभाषा है वे प्रत्यय, वे प्रत्यय, वे प्रत्यय जो, वे प्रत्यय जो धातु के, वे प्रत्यय जो धातु के पीछे लगकर, धातु के पीछे लगकर शब्द के, शब्द के, शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। शब्द के अर्थ में, शब्द के अर्थ में परिवर्तन, परिवर्तन करते हैं। शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं
उसे तद्धिकृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वे प्रत्यय जो धातु के पीछे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे कौन सा प्रत्यय कहते हैं? अपन कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कृत प्रत्यय लगता है वो धातुओं के पीछे लगता है। किसके पीछे लगता है? धातुओं के पीछे। तो अपने को कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कौन से शब्द कहते हैं? तो कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को यदि अपन बात करें तो कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? कृदंत शब्द। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कौन से शब्द कहते हैं? तो इन शब्दों को कहते हैं अपन कृदंत शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? कृदंत शब्द। जैसे उदाहरण के लिए है, जैसे मान लो अपना शब्द आ गया भाषा। कौन सा शब्द आ गया? भाषा। तो यदि अपन भाषा शब्द के टुकड़े करें तो भाषा शब्द में भास धातु और आपका प्रत्यय आता है आ। तो कहने का मतलब ये है कि धातु के पीछे प्रत्यय लग रहा है, इसलिए ये प्रत्यय कौन सा हो गया? कृत प्रत्यय हो गया। और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को अपन क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वे प्रत्यय जो धातुओं के पीछे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बने हुए जितने भी शब्द होते हैं वो अपने कृदंत शब्द कहलाते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं, वो अपन बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय की बात करें कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? देखो, वे प्रत्यय वे प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी शब्द के वे प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगकर 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 जैसे अपन सेकंड नंबर पे पढ़ रहे थे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। तो इसकी परिभाषा अपन पढ़ रहे थे, वे प्रत्यय जो किसी वे प्रत्यय जो किसी शब्द के वे प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगकर वे प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगकर अर्थ में पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रत्यय धातुओं के पीछे लगता है वो तो कृत प्रत्यय होता है और जो प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है वो कौन सा प्रत्यय होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। यहाँ अपन बात कर रहे थे हिंदी शब्द की। अपना क्वेश्चन ये था कि हिंदी शब्द हिंद मूल शब्द और ई प्रत्यय से मिलकर बना है। तो ये क्वेश्चन अपना क्वेश्चन ये है कि जो अपन हिंदी शब्द पढ़ रहे थे उस हिंदी शब्द में यदि प्रत्यय का नाम पूछे अपने को तो हिंदी शब्द में अपना प्रत्यय था वो कौन सा प्रत्यय था? तद्धित प्रत्यय था। हिंदी शब्द में कौन सा प्रत्यय था? तद्धित प्रत्यय था। अब आपका क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द में तद्धित प्रत्यय क्यों है? क्योंकि हिंदी शब्द में अपन शब्द के पीछे प्रत्यय लगा रहे थे। यानी अपना मूल शब्द क्या था? हिंद था, उसके पीछे प्रत्यय लगा रहे थे, इसलिए हिंदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हिंद प्रदेश से संबंधित। हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द में तद्धित प्रत्यय होता है क्योंकि हिंदी शब्द में हिंद मूल शब्द के पीछे ई प्रत्यय लग रहा है। इसके बाद अपने को क्वेश्चन पूछे कि हिंदी शब्द प्रत्यय की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो भैया प्रत्यय की दृष्टि से हिंदी शब्द कैसा शब्द हो गया? तदितांत शब्द है। कैसा शब्द है? तदितांत। अब आपका क्वेश्चन है तदितांत शब्द क्यों है? क्योंकि तदित प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कौन से शब्द कहते हैं? तदित प्रत्यय से बने हुए प्रत्यय को तदितांत शब्द कहते हैं। जैसे अपन पढ़े कि कर्त प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कर्दंत शब्द कहते हैं। कर्त प्रत्यय से बने हुए शब्दों को क्या कहते हैं? कर्दंत शब्द कहते हैं। उसी प्रकार तदित प्रत्यय से बने हुए शब्दों को अपन कौन से शब्द कहते हैं? तदितांत शब्द कहते हैं। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना यह आता है हिंदी को 14 सितंबर 1949 को
14 सितंबर 1949 को, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा माना गया। राजभाषा, राजभाषा माना गया, राजभाषा माना गया। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी को राजभाषा कब माना गया था, तो हिंदी को राजभाषा माना गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा माना गया, इसलिए 14 सितंबर को अपना कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? हिंदी दिवस। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा माना गया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है, इसी दिन हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि कौन सी लिपि मानी गई? देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि मानी गई। लिपि देवनागरी लिपि मानी गई थी। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि मानी गई थी। किस दिन मानी गई थी? 14 सितंबर 1949, यानी 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, या राजभाषा माना गया था। और इसी दिन हिंदी की लिपि कौन सी मानी गई थी? देवनागरी लिपि मानी गई थी। इसके बाद अपन अगर बात करें कि राजभाषा, किसकी बात करें? राजभाषा। यदि राजभाषा का शाब्दिक अर्थ पूछें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज। राजकाज में, राजकाज में प्रयुक्त, राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा, राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा, वो कौन सी भाषा है? अपनी राजभाषा है। यानी जो अपने राजकाज में, सरकारी राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा है, वो अपनी कौन सी भाषा मानी गई? राजभाषा। यदि अपन राजभाषा की बात करें, राजभाषा का वर्णन अपने संविधान में, राजभाषा का संविधान के, राजभाषा का संविधान के भाग 17, संविधान के भाग 17 व अनुच्छेद, संविधान के भाग 17 व अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। यानी कई बार अपने को क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी को राजभाषा है, वो संविधान में कौन से भाग में राजभाषा का वर्णन है? तो संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में अपनी राजभाषा का वर्णन किया गया है। इसके बाद आगे अपन जो सेकंड शब्द है अपने सामने, वो दूसरा शब्द आता है अपना भाषा। दूसरा शब्द आज का है भाषा। यदि सबसे पहले अपन इसका शाब्दिक अर्थ पूछे, भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ, भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना। भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहना। इसके बाद अपन भाषा के टुकड़े करें तो भाषा शब्द भास धातु व आप्रत्यय से मिलकर बना है। भाषा शब्द है वो भास धातु व आप्रत्यय से मिलकर बना है। इसके बाद अगर अपन परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा है आपस में एक दूसरे से विचार विनिमय, आपस में एक दूसरे से विचार विनिमय के माध्यम को, आपस में एक दूसरे से विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कहना। भाषा शब्द भास धातु, संस्कृत की भास धातु व आप्रत्यय से मिलकर बना है। इसके बाद अपन भाषा की बात करें
कि भाषा शब्द भाष धातु और आप्रत्यय से मिलकर बना है, लेकिन यदि भाषा की परिभाषा की बात करें तो भाषा की परिभाषा है कि आपस में एक दूसरे से विचार विनिमय के माध्यम को अपन क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भैया कहने का मतलब यह है कि अगर मौखिक रूप से आपस में विचार विनिमय कर रहे हैं तो वो मौखिक भाषा होगी, अगर लिखित रूप में आपस में एक दूसरे से विचार विनिमय कर रहे हैं तो वो अपनी लिखित भाषा होगी, और यदि अपन संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से विचार विनिमय कर रहे हैं तो वो आपकी कौन सी भाषा होगी, सांकेतिक भाषा होगी। तो सबसे पहले अपन भाषा की परिभाषा की बात करें, इसके बाद अपने सामने अगला शब्द आता है, इसके बाद अगला शब्द आता है भाषा। भाषा शब्द में भाषा शब्द में भाषा शब्द में भाषा शब्द में कृत प्रत्यय, भाषा शब्द में कृत प्रत्यय होता है, भाषा शब्द में कृत प्रत्यय होता है, क्योंकि अपन पीछे पढ़ चुके कि जो प्रत्यय धातु के पीछे लगता है वो अपना तत्कृत प्रत्यय होता है, और जो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है वो अपना तदित प्रत्यय होता है। तो यहाँ अपनी भाष धातु के पीछे आ प्रत्यय लग रहा है, इसलिए भाषा शब्द में प्रत्यय पूछे तो कौन सा है, कृत प्रत्यय। फिर इसी में अपन पढ़े थे आगे कि कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कौन से शब्द कहते हैं, कृदंत शब्द कहते हैं। कौन से शब्द, कृदंत। तो कहने का मतलब यह है, अगर अपने को क्वेश्चन पूछे कि भाषा शब्द प्रत्यय की दृष्टि से कैसा शब्द है, तो भाषा शब्द प्रत्यय की दृष्टि से कर्दंत शब्द है। क्यों है, क्योंकि कर्त प्रत्यय से बने हुए शब्दों को अपन कर्दंत शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला इसमें भी अपन पढ़ेंगे भाषा का निर्माण, भाषा का निर्माण, भाषा का निर्माण। यदि भाषा के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले अपने मुंह से निकलती है ध्वनि, मुंह से क्या निकलती है, ध्वनि। फिर ध्वनि के लिखित रूप आपका क्या होता है, वर्ण। वर्णों से मिलकर आपका क्या बनता है, शब्द। वर्णों से मिलकर क्या बनता है, शब्द। इसके बाद शब्दों से मिलकर आपका क्या बनता है, वाक्य, और वाक्यों से मिलकर आपकी क्या बनती है, भाषा। क्या बनती है, भाषा। तो कहने का मतलब यह है कि भाषा का यदि अपन निर्माण की बात करें या भाषा के उद्गम की बात करें तो सबसे पहले अपने मुंह से निकली ध्वनि। क्या निकली, ध्वनि। फिर ध्वनि के लिखित रूप को अपन क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णों से मिलकर अपना क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों से मिलकर अपना क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ध्वनि की। देखो सबसे पहले एक नंबर पे अपन बात करते हैं ध्वनि। अब क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो देखो इसकी परिभाषा है मुखार बिंद से, मुखार बिंद से, मुखार बिंद से, मुखार बिंद से निकले हुए, निकले हुए, मुखार बिंद से निकले हुए अस्पष्ट, अस्पष्ट, अस्पष्ट वाक चिन्हों को, वाक चिन्हों को, वाक चिन्हों को, मुखार बिंद से निकले हुए अस्पष्ट वाक चिन्हों को, वाक चिन्हों को ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। मुखार बिंद से निकले हुए अस्पष्ट वाक चिन्हों को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो सबसे पहले अपन ध्वनि की परिभाषा है वो ध्वनि की, अर्मी लव, राम राम, राम राम भैया, राम राम। दिनेश वर्मा, हाय, नमस्ते भैया, नमस्ते दिनेश सर, हेलो सर, नमस्ते, आपका स्वागत है सरोकार शिक्षण संस्थान में। देखो ध्वनि की परिभाषा पढ़ रहे हैं कि मुखार बिंद से निकले हुए अस्पष्ट वाक चिन्हों को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। यानी मुंह से निकले हुए अस्पष्ट, अस्पष्ट का मतलब है जो बोलने वाले, वाक यानी होता है बोलना, तो बोलने वाले चिन्हों को अपन क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। इसके बाद अपन सेकंड नंबर पे बात करते हैं। सेकंड नंबर पे अपने सामने आता है वर्ण। अब वर्ण की परिभाषा है, वर्ण की परिभाषा होती है ध्वनि के, ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित, ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाई उदाहरण के लिए जैसे अपने मुंह से निकला र,
आपने अपने मुंह से बोले रे, तो जो मुंह से रे निकल रहा है वो तो ध्वनि है। मुखार विंद से निकले हुए अस्पष्ट वाक चिन्हों को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। लेकिन मैं आपने बोला रे, ये मैंने लिख दिया ये रे, तो भैया ये रे यहाँ पर क्या बन गया? आपका वर्ण बन गया। यहाँ क्या बन गया? वर्ण। तो कहने का मतलब यह है कि जो ध्वनि का लिखित रूप होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसके बाद अपना अगला शब्द आता है 3 नंबर पे, अपना परिभाषा आती है शब्द। क्या मिला है? शब्द। तो यदि अपन शब्द की परिभाषा करें कि शब्द किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को, वर्णों के परस्पर मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को शब्द कहते हैं। परस्पर मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। तो आपकी शब्द की परिभाषा ये हो गई कि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। भाई जैसे मान लो दो या दो से अधिक वर्ण मिल गए, जैसे आपका शब्द आ गया इसमें राम, तो राम आपका क्या है? शब्द है। भैया रे तो आपका क्या है? वर्ण है। लेकिन इसमें दो वर्ण मिला दिए तो राम बन गया, तो आपका क्या है? शब्द। राम से यदि अपन शब्द बना दे रामायण, क्या बना दे? रामायण। यदि रामायण शब्द बन गया तो ये रामायण आपका 4 वर्णों से मिलकर बना है। कितने वर्णों से मिलकर बना है? 4 वर्णों से। तो कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को अपन क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसके आगे देखो, इसके बाद अपन बात करते हैं वाक्य की। वाक्य की परिभाषा है वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य की परिभाषा आपकी दो या दो से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के, शब्दों के परस्पर मेल को, परस्पर मेल को, परस्पर मेल को, मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? वाक्य। जैसे आपका उदाहरण है, जैसे अपना उदाहरण है सीता पत्र लिखती है, सीता, सीता पत्र लिखती है। आपका वाक्य है सीता पत्र लिखती है। अब भाई सीता पत्र लिख रही है, यह सीता भी आपका शब्द हो गया या पद हो गया, पत्र भी आपका पद हो गया, और आपका लिखती है भी क्या हो गया? पद। तो कहने का मतलब है दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को अपन क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वाक्य। इसके बाद अपन इसमें अगली परिभाषा अपन पढ़ रहे हैं, वो अगली परिभाषा पढ़ते हैं वर्णमाला। क्या पढ़ते हैं? वर्णमाला। अब क्वेश्चन आता है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखो वर्णमाला की परिभाषा आती है दो या दो से, दो या दो से, दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के, वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को, दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को, समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है भाई, ये कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को तो शब्द कहते हैं, लेकिन समूह को पूछे कि दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को अपन क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे देखो, आगे इसी में अपन आगे पढ़ेंगे। अब अगली अपन हेडिंग आती है भाषा के, भाषा के मुख्य रूप से, भाषा के मुख्य रूप से, भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। देखो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। 1 नंबर पे आती है आपकी मौखिक भाषा, 1 नंबर पे आती है आपकी मौखिक भाषा, 1 नंबर पे आती है मौखिक भाषा। सेकंड नंबर पे आती है आपकी लिखित भाषा, सेकंड नंबर पे आती है लिखित भाषा, लिखित भाषा।
थर्ड नंबर पे आती है आपकी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो देखो क्वेश्चन अपने को पूछता है कि भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से अपने 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं वो कौन सी आती है आपकी? मौखिक भाषा। यदि अपन मौखिक शब्द के टुकड़े करें तो मुख शब्द में, किसमें भैया? मुख शब्द में, मुख शब्द में, मुख शब्द में मौखिक शब्द की बात करें अपन तो मौखिक शब्द है मुख शब्द में, मुख शब्द में, मुख शब्द में इक प्रत्यय, मुख शब्द में इक प्रत्यय, मुख शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बना? अपना मौखिक शब्द बना है। यानी जो अपना मुख शब्द है, इस मुख शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बना? अपना मौखिक शब्द बना है। कौन सा शब्द बना है? मौखिक शब्द बना है। यदि लिखित की बात करें तो लिखित में आएगा आपका लिख धातु में। किसमें भैया? लिख धातु में। देखो लिख धातु में, लिख धातु में इत प्रत्यय जोड़ने से, लिख धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़े हैं? इत प्रत्यय। ठीक है। सांकेतिक में संकेत प्लस इक प्रत्यय जोड़ा है। संकेत शब्द में, कौन से शब्द में? संकेत प्लस इक प्रत्यय जोड़ने से सांकेतिक शब्द बना है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि मौखिक शब्द किससे मिलकर बना है, तो मौखिक शब्द मुख शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से बना है। जबकि लिखित शब्द है लिख धातु में इत प्रत्यय जोड़ने से बना है। जबकि सांकेतिक शब्द है वो संकेत शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से आपका कौन सा शब्द बना है? सांकेतिक शब्द बना है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं एक नंबर पे मौखिक भाषा। एक नंबर पे सबसे पहले अपन बात करते हैं वो आपकी भाषा आती है मौखिक भाषा। एक नंबर पे आती है आपकी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। तो देखो मौखिक शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बना है? मौखिक। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ पूछे, कई भी क्वेश्चन पूछ सकता है अपने को कि मौखिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यदि अपन शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुख से संबंधित। किससे संबंधित? मुख से संबंधित। मौखिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मुख से संबंधित। यानी कहने का मतलब है कि जिसका संबंध किससे है? मुख से है। यानी जिसका संबंध किससे है? मुख से है, वो आपका क्या हो गया? मौखिक। यदि अपन परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होगी जब बोलकर, इसकी परिभाषा होगी जब बोलकर, जब बोलकर आपस में, जब बोलकर आपस में, आपस में, जब बोलकर आपस में विचार विनिमय, जब बोलकर आपस में विचार विनिमय, विचार विनिमय किया जाता है, जब बोलकर आपस में विचार विनिमय किया जाता है, बोलकर आपस में विचार विनिमय किया जाता है, उसे 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 मौखिक भाषा कहते हैं। उसे मौखिक भाषा, मौखिक भाषा कहते हैं। उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जब बोलकर आपस में विचार विनिमय किया जाता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? अपन मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन आता है मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि होती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। इसके बाद अपने को जैसे मौखिक भाषा का यदि अपन उदाहरण पढ़ें तो जैसे मौखिक भाषा का है उदाहरण है कि यदि अपन आपस में जैसे मोबाइल फ़ोन पर या फ़ोन पर आपस में अपन बात करते हैं तो वो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। तो आपको याद रखना है कि आपस में बोलकर एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं तो वो अपनी भाषा कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा होगी। यानी मौखिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका संबंध मुख से होता है और आपस में एक दूसरे से बोलकर विचार विनिमय किया जाता है, वो अपनी कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अपना इसमें, इसमें अगला क्वेश्चन आता है अपना सेकंड नंबर पे अपन पढ़ते हैं लिखित भाषा। सेकंड नंबर पे किसकी बात करते हैं अपन? लिखित भाषा। लिखित भाषा।
लिखित भाषा। यदि लिखित भाषा की बात करें तो इसका होगा शाब्दिक अर्थ। लिखित भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ है लेखन से संबंधित। लेखन से संबंधित। लेखन से संबंधित। किससे संबंधित है? लेखन से संबंधित। यानी जिसका संबंध किससे है? लेखन से है। वो कौन सा शब्द है? आपका लिखित शब्द है। इसके बाद आता है जब लिखकर आपस में, जब लिखकर आपस में विचार विनिमय, जब लिखकर आपस में विचार विनिमय किया जाता है, विचार विनिमय किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब लिखकर आपस में एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं तो उसको कौन सी भाषा कहते हैं? अपन लिखित भाषा कहते हैं। इस जैसे इसमें अपन उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे एक दूसरे को, जैसे आपका आ गया इसमें, जैसे इसमें आ गया एक दूसरे को पत्र लिखना। एक दूसरे को पत्र लिखना, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि एक व्यक्ति पत्र लिखता है फिर उसका दूसरा व्यक्ति उसको पत्र लिखता है तो वो कौन सी भाषा हो गई? अपनी लिखित भाषा हो गई। कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा हो गई। तो जैसे आपको याद रखना है कि एक दूसरे को जब आपस में पत्र लिखा जाता है तो वो अपनी कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा हो गई। ठीक है। इसके बाद इसी में अपना अगला क्वेश्चन आता है लिखित भाषा की। कौन सी भाषा की? लिखित भाषा की। लिखित भाषा की, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। यदि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें, इकाई वर्ण होता है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होती है, लेकिन लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई अपना क्या होता है? वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण। फिर इसी में अगला शब्द आता है अपना, यदि अपने को पूछे भाषा की, इसकी भाषा की सबसे, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो भी आपका कौन होता है? वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या होता है? वर्ण। तो आपको याद रखना है यदि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो तो आपकी क्या होती है? ध्वनि होती है। लेकिन लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो आपका होता है? वर्ण होता है। कौन होता है? वर्ण। और यदि आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो भैया वो भी कौन होता है? आपका वर्ण होता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आता है अपना 3 नंबर पे। अपन पढ़ते हैं सांकेतिक भाषा। 3 नंबर पे आती है आपकी, 3rd नंबर पे आती है आपकी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। देखो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक शब्द संकेत प्लस इक प्रत्यय से मिलकर बना है। जब आपस में आपस में संकेतों के माध्यम से, जब आपस में संकेतों के माध्यम से, जब आपस में संकेतों के माध्यम से विचार विनिमय, संकेतों के माध्यम से विचार विनिमय किया जाता है,
विचार विनिमय किया जाता है, संकेतों के माध्यम से विचार विनिमय किया जाता है, उसे उसे सांकेतिक उसे सांकेतिक सांकेतिक भाषा कहते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब आपस में संकेतों के माध्यम से विचार विनिमय किया जाता है तो उसको कौन सी भाषा कहते हैं अपन? सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसमें अपन समझते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अपना आता है सड़क पर चलते हुए। जैसे अपना आ गया सड़क पर चलते हुए, सड़क पर चलते हुए लाल बत्ती को सड़क पर चलते हुए लाल बत्ती को देखकर रुकना, लाल बत्ती को देखकर रुकना, वह हरी बत्ती को देखकर चलना, हरी बत्ती को देखकर चलना। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये सांकेतिक भाषा में क्या है? संकेतों के माध्यम से समझाया जाता है। ठीक है, जैसे अपन सड़क पर चलते हुए लाल बत्ती को देखकर रुकते हैं और हरी बत्ती को देखकर चलते हैं, तो वहाँ अपन कौन सी भाषा का विचार विनिमय करते हैं? वहाँ सांकेतिक भाषा में विचार विनिमय किया जाता है। लेकिन जैसे अपन बात करें कि जो मुखबधिर बालक होते हैं, गूंगे बधिर बालक होते हैं, मुखबधिर, उन बालकों को पढ़ाने के लिए भी कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये अपने तीन भाषा के क्या थे? प्रकार, जिसमें सबसे पहले अपन भाषा पढ़े मौखिक भाषा, दूसरी अपन भाषा पढ़े लिखित भाषा, और तीसरी अपन भाषा पढ़े वो कौन सी पढ़े? सांकेतिक भाषा। तो ये भाषा के मुख्य रूप से अपने तीन प्रकार थे। आगे देखो, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है, भाषा के 5 रूप होते हैं। भाषा के 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? 5। देखो 5 कौन कौन से होते हैं? 1 नंबर पे आती है आपकी राजभाषा, 1 नंबर पे आती है राजभाषा। सेकंड नंबर पे आती है आपकी आती है राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। इसके बाद 3rd नंबर पे आती है आपकी प्रादेशिक भाषा, 3rd नंबर पे आती है आपकी प्रादेशिक भाषा। 4 नंबर पे आती है आपकी मातृभाषा, और 5 नंबर पे आती है आपकी बोली, 5 नंबर पे आती है आपकी बोली। यानी कहने का मतलब यह है कि अपनी भाषा के 5 रूप होते हैं। भैया प्रकार तो 3 होते हैं, लेकिन भाषा के रूप 5 होते हैं। जैसे पहली आपकी सबसे पहले आती है राजभाषा। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा। यदि अपन राजभाषा की बात करें तो अपनी राजभाषा है वो हिंदी भाषा है, जो अपन कब मानी गई थी वो अपन पीछे पढ़ चुके हैं, 14 सितंबर 1949 में। सेकंड नंबर पे आती है अपनी राष्ट्रभाषा, यानी राष्ट्रभाषा वो है जो पूरे देश में बोली जाती है, यानी लगभग देश की 66% जनसंख्या जिस भाषा का प्रयोग करती है वो अपनी कौन सी है? राष्ट्रभाषा है। लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा का संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, ये अपने भारत देश का एक दुर्भाग्य है। ठीक है, इसके बाद अपन 3rd नंबर पे पढ़े हैं, वो आपकी 3rd नंबर पे आती है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा का अर्थ होता है कि अपने भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में जो भाषा बोली जाती है वो अपनी है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा की अगर अपन बात करें तो अपनी प्रादेशिक भाषा का वर्णन है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। यदि बात करें कि प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन था, तो प्रारंभ में तो भैया 14 भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया था। लेकिन वर्तमान में यदि अपने को पूछे कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में अपनी 22 भाषाओं का वर्णन
किया गया है। यानी प्रारंभ में 14 भाषा थी, फिर वर्तमान में कितनी हो गई, 22 भाषा हो गई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि प्रादेशिक भाषा की बात करें तो अपने भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है, प्रादेशिक भाषा है। इसके बाद अपन बात करते हैं मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब यह है कि माता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है, मातृभाषा है। यानी वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो मातृभाषा के माध्यम से ही दी जाती है। यानी प्रारंभ में बालक जो भी पढ़ता लिखता है, जो भी सीखता है, शैशव में बालक वो मातृभाषा के माध्यम से ही सीखता है। मनोविज्ञान ये कहता है कि प्रारंभ में बालक अनुकरण के माध्यम से मातृभाषा का सहारा लेकर जो भी सीखता है वो सब सीखता है। इसके बाद अपन बात करते हैं बोली। बोली क्या है, बोली भाषा का एक सबसे छोटा रूप है। ठीक है, बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे अपने राजस्थान में एक कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बदले वाणी। यानी कहने का मतलब यह है कि अपने राजस्थान में हर कोस कोस पर पानी बदलता है और हर 5 कोस पर अपने राजस्थान में वाणी का परिवर्तन होता है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि अपनी भाषा के यदि रूप पूछे तो भैया भाषा के 5 रूप होते हैं। पहली आपकी राजभाषा, दूसरी राष्ट्रभाषा, तीसरी आपकी प्रादेशिक भाषा, चौथी आपकी मातृभाषा और 5वां रूप होता आपकी बोली। ठीक है, इसके बाद आगे देखो। इसके बाद भाषा के रूपों की बात कर चुके हैं, अब अपन आगे बात करते हैं जो अपने सामने है भाषा का विकास हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं इसमें सबसे पहले जैसे अपने अपने मुंह से क्या निकली थी, ध्वनि। क्या निकली थी, ध्वनि। तो अपन क्या क्या पढ़ चुके, देखो सबसे पहले तो अपन क्या पढ़े, ध्वनि पढ़े। इसके बाद ध्वनि के बाद अपन क्या पढ़े, वर्ण। परिभाषा की बात कर रहे हैं। इसके बाद अपन परिभाषा किसकी पढ़े थे, शब्द की। किसकी परिभाषा पढ़े थे, शब्द की परिभाषा पढ़े। इसके बाद अपन पढ़े वर्णमाला। क्या पढ़े थे, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला की भी परिभाषा अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं वर्णमाला के बाद किसकी बात करते हैं, शब्द वाक्य की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, वाक्य की। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं मात्रा क्या होती है। किसकी बात करते हैं, मात्रा। देखो इसकी परिभाषा अपन पढ़ चुके हैं कि मुखार बिंद से निकले हुए अस्पष्ट वाक चिन्हों को, यानी बोलने वाले चिन्हों को अपन क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को अपन क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और 2 या 2 से अधिक शब्दों के वर्णों के परस्पर मेल को शब्द कहते हैं। और 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। भैया ध्यान रखना है, वर्णों के परस्पर मेल को तो शब्द कहते हैं, लेकिन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे अपन हिंदी वर्णमाला में अपना कक्का होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं वाक्य की, कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को अपन क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। लेकिन अगला शब्द आता है अपने सामने मात्रा। क्या आता है, मात्रा। यदि अपन मात्रा की बात करें तो इसकी परिभाषा है कि स्वरों के उच्चारण में, किसके उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। यदि मात्रा की संख्या की बात करें तो भैया अपने हिंदी में मात्रा की संख्या होती है 10। यानी स्वरों की संख्या तो 11 होती है, लेकिन अपनी ए की कोई मात्रा नहीं लगती है, इसलिए आपको याद रखना है आ की मात्रा। ठीक है, मात्राएं कौन कौन सी लगती है अपनी, जैसे मान लो आपकी आ गई आ की मात्रा। कौन सी आ गई, आ की मात्रा। जैसे आ गई आपकी छोटी की मात्रा, जैसे आपकी आ गई बड़ी की मात्रा, जैसे आपकी आ गई छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, जैसे आपकी री की मात्रा, जैसे आपकी आ गई ए की मात्रा, जैसे आपकी आ गई आई की मात्रा, जैसे आपकी आ गई ओ की मात्रा, और जैसे आपकी आ गई औ की मात्रा। यानी जैसे अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये अपनी मात्राएं हो गई। तो आपको याद रखना है ये आ की मात्रा आ गई, छोटी की मात्रा आ गई, बड़ी की मात्रा आ गई, छोटा ऊ की मात्रा आ गई, बड़ा ऊ की मात्रा आ गई, री की मात्रा आ गई, ए की मात्रा आ गई, आई की मात्रा आ गई, ओ की मात्रा आ गई और औ की मात्रा आ गई। यानी कहने का मतलब ये है यदि मात्राओं की संख्या पूछें तो भैया हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10। लेकिन अगर आपको पूछें कि मात्रा के कितने प्रकार होते हैं तो भैया मात्रा के प्रकार तो 2 होते हैं। प्रकार कौन कौन से,
जैसे 1 नंबर पे आती है आपकी लघु मात्रा। कौन सी मात्रा भैया? 1 नंबर पे आती है आपकी लघु मात्रा, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है आपकी गुरु मात्रा। लघु मात्रा और गुरु मात्रा, यानी कहने का मतलब ये है कि मात्राओं की यदि संख्या पूछे तो मात्रा की संख्या होती है 10, लेकिन यदि मात्राओं के प्रकार पूछे तो अपनी मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। एक तो लघु मात्रा होती है जो आपकी खड़ी पाई लगती है, एक गुरु मात्रा होती है जो पूर्वाग्रह एस लगता है। तो आपको याद रखना है कि जहाँ एक ही मात्रा लगेगी वो तो कौन सी होगी? लघु मात्रा होगी, और जहाँ 2 मात्रा लगेगी वो कौन सी होगी? अपनी गुरु मात्रा होगी। तो ये अपन बात कर रहे थे इनकी मात्राओं की परिभाषा और मात्राओं की संख्या और मात्राओं के प्रकार। आगे देखो, देखो आगे अपन थर्ड नंबर पे तीसरा शब्द है अपने सामने। जो तीसरा शब्द आता है अपना, वो तीसरा शब्द है व्याकरण। कौन सा शब्द आता है? व्याकरण। इसके टुकड़े करते हैं सबसे पहले तो। यदि इसके टुकड़े करें वी प्लस आ, वी प्लस आ, ये दोनों तो क्या है? उपसर्ग। वी प्लस आ दोनों तो क्या है? उपसर्ग। यदि इसमें बात करें तो क्रिया आपकी क्या है? धातु। यदि अपन इसमें बात करें अन्न, तो भैया अन्न आपका क्या है? प्रत्यय है। अन्न क्या है? प्रत्यय, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको इसमें सार्थक शब्द पूछ ले। कौन सा शब्द? सार्थक शब्द। कि व्याकरण शब्द में सार्थक शब्द कौन सा है? तो भैया इसमें सार्थक शब्द होता है करण। कौन सा शब्द होता है? करण। तो कहने का मतलब यह है कि व्याकरण शब्द में वी प्लस ये दो तो उपसर्ग हैं, क्री इसमें क्या है? धातु है, और अन्न इसमें क्या है? प्रत्यय है। यानी व्याकरण शब्द में 2 उपसर्ग हैं, एक तो वी उपसर्ग है, एक आपका आ उपसर्ग है। एक अपना करण शब्द सार्थक है, तो करण शब्द में क्री धातु है और इसका अन्न प्रत्यय होता है। तो देखो आपको याद रखना, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्याकरण शब्द में सार्थक शब्द है करण। यदि लिंग की बात करें तो भैया अपना व्याकरण शब्द है वो कैसा शब्द है? तो आपको याद रखना है व्याकरण कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है व्याकरण। जैसे अपना क्वेश्चन आता है कामता प्रसाद गुरु का व्याकरण बहुत प्रसिद्ध है। कामता प्रसाद गुरु का व्याकरण बहुत प्रसिद्ध है, यानी कहने का मतलब है कि व्याकरण शब्द अपना क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अब देखो यहाँ पर अपन पढ़े थे कि जो प्रत्यय धातु के पीछे लगता है वो कौन सा प्रत्यय पढ़े थे अपन? कृत प्रत्यय पढ़े थे। यानी धातु के पीछे प्रत्यय लगेगा वो कौन सा होगा? कृत प्रत्यय। तो ये जो अन्न प्रत्यय है भैया, ये अन्न प्रत्यय कैसा प्रत्यय है आपका? कृत प्रत्यय। क्योंकि जो प्रत्यय धातु के पीछे लगता है, अपन पढ़े थे ना कि जो प्रत्यय धातु के पीछे लगता है वो अपना कृत प्रत्यय होता है, और जो प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है वो अपना तद्धित प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? तद्धित। अगर इसमें अपने को क्वेश्चन ये पूछे कि जो व्याकरण शब्द है प्रत्यय की दृष्टि से कैसा शब्द है, तो आपका उत्तर होगा कृदंत शब्द है। कैसा शब्द है? कृदंत। तो आपको इसमें बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन याद रखना है कि व्याकरण शब्द में वी प्लस आ उपसर्ग क्री धातु और अन प्रत्यय से मिलकर बना है। व्याकरण शब्द पुल्लिंग शब्द होता है, और व्याकरण शब्द में अगर अपन बात करें प्रत्यय की तो कृत प्रत्यय होता है, और प्रत्यय की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो कृदंत शब्द है। यदि व्याकरण शब्द में लिंग पूछे तो आपका व्याकरण शब्द क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। यदि अपन व्याकरण की परिभाषा की बात करें तो देखो व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? व्याकरण, इसकी परिभाषा है वह शास्त्र, वह शास्त्र, वह शास्त्र जिसके द्वारा, वह शास्त्र जिसके द्वारा, वह शास्त्र जिसके द्वारा, जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, वह शास्त्र जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध पढ़ना, वह शुद्ध बोलना सीखते हैं। वह शुद्ध बोलना, वह शुद्ध बोलना सीखते हैं। शुद्ध बोलना, शुद्ध बोलना सीखते हैं। शुद्ध बोलना सीखते हैं। उसे, उसे, उसे व्याकरण, उसे व्याकरण कहते हैं।
उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये अपनी व्याकरण की परिभाषा है कि वह शास्त्र जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो शास्त्र है व्याकरण अपना कि जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना व शुद्ध बोलना सीखते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। इसके बाद अपना क्वेश्चन आता है व्याकरण के, इसके बाद क्वेश्चन आता अपना व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग अगर अपन बात करें तो व्याकरण का पहला अंग है वर्ण। इसके बाद दूसरा अंग होता है आपका शब्द। दूसरा अंग क्या होता है, शब्द। इसके बाद तीसरा होता है आपका वाक्य। क्या होता है, वाक्य। अब अपन सबसे पहले व्याकरण के अंगों की बात करेंगे। यदि अपन व्याकरण का पहले अंग की बात करें तो सबसे पहला शब्द होता है, पहला तो वर्ण होता है, दूसरा शब्द होता है और तीसरा अपना क्या होता है, वाक्य होता है। तो वर्ण, शब्द और वाक्य ये अपने व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। अब अपन सबसे पहले व्याकरण के पहले अंग की बात करते हैं तो अपने सामने सबसे पहले आता है वर्ण। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ण की। अपने सामने शब्द लिखा है वर्ण। देखो वर्ण की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो वर्ण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा है ध्वनि के लिखित रूप को। ध्वनि के ध्वनि के ध्वनि के लिखित रूप को ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। पहली परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा है भाषा की भाषा की भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। देखो ये दोनों परिभाषा आपको याद रखनी है। पहली परिभाषा क्या है, ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे भी अपन क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्ण की परिभाषा होती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है वर्ण के वर्ण के वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक नंबर पे आता आपका स्वर। एक नंबर पे क्या आता आपका, स्वर। वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक नंबर पे आ गया आपका स्वर। एक नंबर पे आया आपका स्वर स्वर और सेकंड नंबर पे आ गया आपका व्यंजन। सेकंड नंबर पे क्या आ गया, व्यंजन। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वर की। तो देखो स्वर क्या होता है। तो देखो सबसे पहले अपन स्वर की बात करें तो आपके स्वर की परिभाषा क्या होती है। देखो एक नंबर पे अपन वर्ण के पहले प्रकार की बात करते हैं, स्वर की। किसकी बात करते हैं भाई, स्वर की। यदि इसकी बात करें तो इसकी परिभाषा होगी वे वर्ण जिनका उच्चारण वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें 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 स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। तो अपनी स्वर की परिभाषा क्या है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और देखो, इसकी एक परिभाषा है वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय
उच्चारण करते समय मुंह से वायु, मुंह से वायु, मुंह से वायु बिना बाधित होती हुई, मुंह से वायु बिना बिना बाधित होती हुई, बिना बाधित होती हुई, बिना बाधित होती हुई बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, बिना बाधित होती हुई बाहर निकलती है, उसे उसे स्वर कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी स्वर की परिभाषा देखो, दो परिभाषा होती है। पहली परिभाषा तो अपनी क्या है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी कहने का मतलब है स्वरों के उच्चारण में अपन किसी की सहायता नहीं लेते हैं, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में अपन स्वरों की सहायता लेते हैं। दूसरी परिभाषा इसी की ये है कि वे वर्ण जिनसे वायु वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से वायु बिना बाधित होती हुई, बात वही है, बिना बाधित होती हुई का मतलब है स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, बिना बाधित होती हुई बाहर निकलती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यदि अपन इसके बात करें आगे, अगला क्वेश्चन अपन स्वरों में पढ़े। अगला क्वेश्चन है हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में देवनागरी, हिंदी में देवनागरी, हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार, लिपि के, देवनागरी लिपि के, हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार, अनुसार स्वरों की संख्या, स्वरों की, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। किसके अनुसार? हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार, यानी जो अपनी हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि मानी गई थी, इस देवनागरी लिपि के अनुसार यदि अपन स्वरों की संख्या पूछे तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। 11 कौन कौन से होते हैं अपने स्वर? तो जैसे अपने इसमें 11 स्वर होते हैं, जैसे आपका आ गया इसमें ए, क्या आ गया? ए। जैसे आपका आ गया आ, जैसे आपकी आ गई ई, ई, जैसे आपका आ गया उ, उ, जैसे आपका आ गया री, ए, जैसे आपकी आई, ठीक है, जैसे ओ और ये औ। तो हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार यदि स्वरों की संख्या पूछे तो हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। जो 11 कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। लेकिन अपने को कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में 11 स्वरों के अलावा अपना हिंदी में एक स्वर होता है ओ स्वर। कौन सा स्वर है? ओ स्वर। भैया जो ये ओ स्वर है, इस ओ स्वर को हिंदी में, इसको ओ स्वर को हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में आगत, हिंदी में आगत या, आगत या ग्रहित, हिंदी में आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं, हिंदी में आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि हिंदी में आगत और ग्रहित स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उसकी संख्या होती है 1, जो कौन सा होता है? अपना ओ स्वर। अब देखो, इसको आगत और गृहीत स्वर का मतलब है कि स्वर को दूसरी भाषा से ग्रहण किया गया था, जैसे अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया गया स्वर है वो कौन सा? अपना ओ स्वर है। अब देखो, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के शब्दों में, अंग्रेजी भाषा के शब्दों में, शब्दों में किया जाता है, अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है। कौन से स्वर का प्रयोग? ओ स्वर का प्रयोग। जैसे इसमें अपन लिखते हैं, जैसे अपन कभी लिखते हैं, जैसे आपका शब्द आ गया, मान लो ऑफिस, क्या आ गया? ऑफिस। अब ऑफिस शब्द में आपका जो ओ है ये आगत स्वर है। जैसे अपन लिखते हैं कॉलेज, क्या लिखते हैं अपन? कॉलेज। जैसे अपन लिखते हैं नॉलेज, क्या लिखते हैं? नॉलेज।
ठीक है। जैसे अलग अपन लिखते हैं हॉस्पिटल, क्या लिखते हैं, हॉस्पिटल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस ओ स्वर का प्रयोग है वो अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है। तो अपने को याद रखना है कि ओ स्वर का प्रयोग है वो हिंदी में ओ स्वर को आगत या गृह स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है। जैसे आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द आ गया ऑफिस आ गया, जैसे आपका कॉलेज आ गया, जैसे आपका शब्द आ गया नॉलेज, जैसे आपका हॉस्पिटल, जैसे आपका शब्द आ गया मान लो डॉक्टर, क्या आ गया आपका शब्द, जैसे डॉक्टर, ठीक है। तो इन शब्दों में डॉक्टर, तो इन शब्दों में अपन कौन से स्वर का प्रयोग करते हैं, अपन हिंदी में ओ स्वर का। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार यदि स्वरों की संख्या पूछे तो 11 होती है। जैसे आपका अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। लेकिन अपने को ओ स्वर पूछे कि हिंदी में आगत और गृह स्वरों की संख्या पूछे तो वो एक होता है, वो अपना होता है ओ स्वर, जिसका प्रयोग है वो अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है। तो ये थी अपनी स्वरों की बात। आगे देखते हैं अपन इसमें। इसके बाद अगर को अपन इसमें स्वरों की बात करते हैं तो देखो स्वरों में सबसे पहले अपने को क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है, यदि अपन स्वरों के प्रकारों की बात करें, स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। अब इससे पहले एक बार अपन वापस रिवीजन करते हैं जो अपन शुरू से पढ़े थे। देखो इसमें सबसे पहले अपन हिंदी शब्द के बारे में बात कर रहे थे। तो हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हिंद प्रदेश से संबंधित। हिंदी शब्द में हिंद मूल शब्द और ई प्रत्यय से मिलकर बना है। जो आपका हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। इसके बाद अपन पढ़े थे इसमें कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा मानी गई थी। कौन सी भाषा, राजभाषा। इसके बाद अपन बात करे थे इसमें जो अगला शब्द, अपना अगला शब्द था इसमें जो अपन पढ़े थे कि हिंदी जो राजभाषा थी इसका वर्णन है वो संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में इसका वर्णन किया गया। इसके बाद अपन भाषा शब्द पढ़े थे जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना। भाषा शब्द में भाष धातु और आ प्रत्यय से मिलकर बना है। फिर इसमें अपन पढ़े थे कि आपस में एक दूसरे से विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा शब्द में अपना प्रत्यय पूछे तो कौन सा होता है, कृत प्रत्यय, क्योंकि जो प्रत्यय धातु के पीछे लगता है वो कौन सा होता है, आपका कृत प्रत्यय होता है। इसके बाद भाषा की निर्माण पढ़े जिसमें सबसे पहले ध्वनि निकली, ध्वनि से वर्ण बना, वर्णों से शब्द बना, शब्द से वाक्य और वाक्यों से मिलकर अपनी क्या बन गई, भाषा। जैसे अपन ध्वनि की परिभाषा पढ़े कि मुखार बिन से निकले हुए अस्पष्ट वाक चिन्हों को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। फिर अपन पढ़े थे इसमें शब्द कि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, शब्द। जैसे राम भी आपका शब्द है, रामायण भी आपका क्या है, शब्द है। फिर इसमें अपन पढ़े वाक्य कि दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, वाक्य। जैसे अपना उदाहरण है सीता पत्र लिखती है, ठीक है, तो ये वाक्य हो गया। इसके बाद अपन वर्णमाला पढ़े थे कि दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को, देखो वर्णों के परस्पर मेल को तो शब्द कहते हैं लेकिन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। फिर इसमें अपन पढ़े भाषा के मुख्य रूप से प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। इसमें अपन सबसे पहले मौखिक भाषा पढ़े जिसमें पढ़े कि मौखिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मुख से संबंधित। जब हम बोलकर आपस में एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं तो वो कौन सी भाषा होती है, आपकी मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पढ़े अपन, वो क्या पढ़े, ध्वनि पढ़े। लिखित भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है लेखन से संबंधित। जब लिखकर आपस में विचार विनिमय किया जाता है तो लिखित भाषा होती है। जैसे एक दूसरे को पत्र लिखना है वो कौन सी हो गई, लिखित भाषा हो गई। 3rd नंबर पर पढ़े सांकेतिक भाषा की जब आपस में एक दूसरे से संकेतों के माध्यम से विचार विनिमय किया जाता है तो कौन सी भाषा हो गई, सांकेतिक भाषा। इसमें भाषा के 5 रूप पढ़े थे जिसमें सबसे पहले राजभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा, मातृभाषा और लास्ट में क्या पढ़े अपन, बोली। इसमें देखो सबसे पहले इसके बाद अपन परिभाषा पढ़े थे मात्रा। तो स्वरों के उच्चारण में जो भी समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। मात्राओं की संख्या 10 होती है लेकिन मात्राओं के प्रकार 2 होते हैं।
व्याकरण शब्द में वी प्लस औपसर्ग क्रिया धातु और अन प्रत्यय से मिलकर बना है। व्याकरण में सार्थक शब्द करण शब्द था। इसमें प्रत्यय पूछे तो कृत प्रत्यय है, लेकिन प्रत्यय की दृष्टि से शब्द पूछे तो कृदंत शब्द है। और व्याकरण शब्द अपना पुल्लिंग होता है, ध्यान रखना। व्याकरण स्त्रीलिंग नहीं होता है, पुल्लिंग होता है। परिभाषा क्या पढ़े? वह शास्त्र जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखते हैं उसे अपन व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। इसमें अपन स्वर की परिभाषा पढ़े कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। लेकिन दूसरी परिभाषा पढ़े कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से वायु बिना बाधित होती हुई बाहर निकलती है उसे अपन क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। फिर इसमें अपन पढ़े हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन अपने हिंदी में एक स्वर होता है, वो स्वर जिसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में ही किया जाता है और इसको अंग्रेजी से ही ग्रहण किया गया है, इसलिए इसको आगत स्वर कहते हैं। और इसमें जैसे अपन शब्द पढ़े, जैसे कॉलेज आ गया, नॉलेज आ गया, ऑफिस आ गया, डॉक्टर आ गया, हॉस्पिटल आ गया। ठीक है, तो अपन आगे इसमें नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।